हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है हिंदुस्तान कंपोजिट। अब बेसिकली इस कंपनी की बहुत ही अच्छी न्यूज़ है या बहुत ही बुरी न्यूज़ है, अ, वो समझना थोड़ा मुश्किल है। बट यहाँ पर एक न्यूज़ काफ़ी अच्छी थी मेरे हिसाब से। एंड वो न्यूज़ थी ये थी कि कंपनी जो है अपने 4 डेकेड पुराना जो बिजनेस है उसको राणे को बेच रही है। राइट, एक कंपनी राणे मद्रास नाम से उसको बेच रही है। ये न्यूज़ अब की नहीं है, थोड़ी सी पुरानी है, लगभग 15 दिन पुरानी। बट आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग और नॉट, सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। सो यहाँ पर लगभग कंपनी की जो वैल्यूएशन आज के दिन है बिफोर सेलिंग द बिजनेस 641 करोड़ रुपीस की है। अब ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो ये जो ब्रेक पैड्स होते हैं जो गाड़ियों के अंदर में यूज होते हैं, ट्रेन्स के अंदर में यूज होते हैं, वो बनाती है। और लगभग इनके खुद का रिसर्च डिपार्टमेंट है और खुद ही बना रहे हैं। और काफ़ी टाइम से सही सक्सेसफुल ये बिजनेस रन करते हुए आ रहे हैं। और जो रेवेन्यूज है वो कंटिन्यूअसली अच्छे लेवल पे इंक्रीज होते जा रहे, दैट इज अ गुड थिंग। बट अब इनको बेचना क्यों पड़ा, तो वो आई कैन नॉट से एनीथिंग। बट जो मेरे को क्लू मिल रहा है इनकी बैलेंस शीट को समझ देखते हुए, वो क्लू ये मिल रहा है कि अगर हम इनकी बैलेंस शीट को चेक करते हैं तो इनका मोस्टली जो बैलेंस शीट में पैसा पड़ा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि जो भी नया मैनेजमेंट है वो ज़्यादा फ़ोकस्ड है कि दूसरी जो कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनियाँ उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में जो है इन्वेस्ट किया जाए। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं, वो अलग एक कैटेगरी है जिसके अंदर में जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो छोटी-बड़ी कंपनियों को जो अनलिस्टेड मार्केट में काम करें, फिर अभी नई उठ रही हैं, उनके अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये उस चीज़ में विश्वास रख रहा है नया मैनेजमेंट। तो ये अपना जो ओल्ड बिज़नेस है उसको राणे होल्डिंग को बेच रहे हैं लगभग 350 करोड़ रुपए के अंदर में। सॉरी, 370 करोड़ रुपए के अंदर में, जबकि 315 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था उस बिज़नेस से पिछले साल के अंदर में। जिसको आप इनको जो क्वार्टरली वाला चीज़ है इसके अंदर में देख भी सकते हैं, राइट? जो इनका जो रिज़ल्ट लेटेस्ट जो मार्च 2024 का रिज़ल्ट आया था उसमें आप लोग ये भी देख सकते हैं कि 315 करोड़ का पिछले साल का कंपोजिट प्रोडक्ट से रेवेन्यू आया था। एबिटा 40 करोड़ रुपए इन्होंने एबिटा कमाया था, राइट? इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले। और यहाँ पर जो दूसरा इनका इन्वेस्टमेंट वाला बिज़नेस है, लाइक जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है कंपनीज़ के अंदर में, ट्रेडिंग करते हैं ये लोग, वहाँ से 22 करोड़ रुपए का रे नेट प्रॉफिट आया था। अब इन्होंने एज़ पर 2026 मार्च के रिज़ल्ट के अनुसार 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो बेसिकली उसमें से 160 करोड़ रुपए तो इन्होंने सिक्योर्ड फंड्स में कर रखे हैं। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं पे बॉन्ड्स, एनसीडीज़ एंड एवरीथिंग, जो कि डिफरेंट रेट्स के ऊपर में है, राइट? तो यहाँ से एक फिक्स्ड रिटर्न आता रहता है इनका, दैट इज़ गुड। ये इनका जो है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स वाला जो पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर इन्होंने प्राइवेट इक्विटी के अंदर में, प्राइवेट इक्विटी इंडिया के अंदर में अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 और 2 के अंदर में आता है। जो कैटेगरी जो अपॉर्चुनिटी फंड 3 है, जो कैटेगरी 3 है, वो एक्चुअली हेज फंड के अंदर में आती है। तो मोस्टली इन्होंने अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में अपने पूरा इन्वेस्टमेंट का आधा पैसा लगा रखा है। तो ये तो सिक्योर्ड बॉन्ड्स में 170 करोड़ रुपए के आसपास में 160 करोड़ के आसपास में लगा रखे हैं, और अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स के अंदर में 100 करोड़ रुपए के आसपास में लगा रखे हैं। और बाकी जो है इन्होंने यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, जो अनकोटेड बॉन्ड्स होते हैं जो कि ट्रेड नहीं होते, उनके अंदर में भी इन्होंने लगभग, तो मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे 9 करोड़ रुपए, यहाँ पे 10 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स में भी लगा रखे हैं। और थोड़े बहुत एनसीडी वगैरह, मतलब कोटेड अनकोटेड इन्होंने पूरा अलग से कैटेगराइज करके अच्छे से बताया हुआ है। तो इनका जो जिस तरीके से इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे एक फिक्स इनकम जो है नॉर्मली यूजुअली जो है अच्छी खासी ठीक ठाक इनकम, जैसे हमने देखा कि 22 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले साल कमाए थे, आती रहती है। और कई बार जैसे कोई अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो फट गया, तो उससे बहुत ही भयंकर इनकम भी देखने को मिल सकती है कोई सीजन के अंदर में। तो यहाँ से मेरे को जो अंदाजा मिला है कि इनका जो नया मैनेजमेंट है वो फोकस कर रहा है कि पुराने जो बिजनेसेस हैं जो चलते हुए आ रहे हैं, लेगेसी बिजनेसेस, उसका स्लम्प सेल कर दिया जाए। स्लम्प सेल का मतलब होता है कि मतलब कोई बिजनेस चल रहा है, उसके अंदर में अलग से एसेट्स की, अलग अलग एसेट्स की, मशीनरी की अलग, जमीन की अलग, फैक्ट्री की अलग से वैल्यू ना लगा करके पूरे ओवरऑल जो बिजनेस होता है उसके अंदर में जो भी लाइसेंसेज हैं, एवरीथिंग इन दैट बिजनेस, उसको पूरे की एक वैल्यू लगा ली जाए और बाद में उसको बेच दिया जाए। तो इन्होंने स्लम्प सेल कंसिडर किया, और ये जो सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर है उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब ओवरऑल इससे होगा क्या? अब यहाँ पे बैलेंस शीट में देखने को मिल रहा है कि 1000 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी इनके पास में इन्वेस्टमेंट में पड़े हुए हैं। उसके अलावा जो है 2 370 के आसपास में और पैसे आ जाएँगे, तो लगभग इनकी जो बैलेंस शीट की साइज़ हो जाएगी आज के दिन 1300 करोड़ रुपए की है, तो इसमें 300 और जोड़ दो, 1500 1600 करोड़ रुपए के आसपास की बैलेंस शीट की साइज़ हो जाएगी। और वो मोस्टली क्या होगी, इन्वेस्टमेंट
टाइप का पैसा होगा। तो कंपनी की जो वैल्यूएशन वो चल रही होगी 641 जो कि आज के हिसाब से चल रही है, और 1600 की वैल्यूएशन 12 छत्ती 18, तो लगभग आप देखोगे तो 2.7 वैल्यू ज़्यादा होगी कंपनी के पैसों की। मतलब ये वैल्यूएशन चल रही होगी लगभग 60 टू 65% डाउन चल रही होगी एक्चुअल कंपनी की वैल्यूएशन के मुकाबले, जो कि आज भी देखा जाए तो डाउन ही चल रही है। तो इस न्यूज़ को आए हुए मार्केट के अंदर में लगभग 15 दिन हो गए, तो मार्केट में मूवमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बिकॉज़ बड़े लोगों को तो सब कुछ दिख जाता है। उसके पीछे रीज़न बता देता हूँ मैं आपको। यूजुअली क्या होता है कि जो कंपनियाँ मतलब दूसरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखती हैं, उनको मार्केट वैल्यू कम देता है। क्यों देता है? बिकॉज़ अगर आप लोग भी चेक करोगे, यहाँ पे आपके सामने कंपनी सुमित सिक्योरिटीज़, राइट? इसने भी दूसरी कंपनियों के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बट इसने मोस्टली इक्विटी में कर रखा है। बट जो इसने है, हिंदुस्तान कंपोजिट है, इसने एआईएफ्स में कर रखा है। वो फुली डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और इस सुमित सिक्योरिटीज ने मोस्टली इक्विटी में कर रखा है, अनकोटेड भी और कोटेड भी, राइट? तो जो वैल्यूएशन ये बता रहा है उसके मुकाबले इसकी 5 गुना कम चल रही है, बट स्टिल मार्केट इसको ऊपर लेके नहीं जा रहा है स्टॉक को। इसी तरीके से अगर आप लोग चेक करोगे कि ये महाराष्ट्र स्कूटर्स बजाज की कंपनियों के अंदर में इन्वेस्टमेंट करता है, बिकॉज बजाज ग्रुप का ये स्टॉक है। और ये क्या करता है, सिर्फ बजाज ग्रुप की जो कंपनियां होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करके रखता है। इसको मार्केट ने लगभग जो है वैल्यू 40% कम दे रखी है। सो ना, तो मार्केट इज कंफ्यूज कि इसको वैल्यू किस तरीके से देनी है। इवन आई एम ऑल्सो कंफ्यूज, आप भी ऑब्वियसली कंफ्यूज होंगे, बिकॉज सेबी इस मतलब ऐसी बहुत सी और भी कंपनियां हैं जो कि उनके पास में ऐसी ऐसी कंपनियों के इतने इतने शेयर्स पड़े हुए हैं, उस वैल्यूएशन के पड़े हुए हैं। उन वैल्यूएशन को अगर देखा जाए उन कंपनियों की जो कि उनके पास में है, तो वो लगभग 20% वैल्यू पे चल रहे हैं, जबकि उनकी वैल्यू जो है होनी चाहिए उस वहां से 5 गुना ज्यादा होनी चाहिए एक्चुअली, अगर शेयर प्राइस को कंसिडर किया जाए जो वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो कोई कंपनियां हैं 80% डिस्काउंट पे थी, कोई 90% डिस्काउंट पे थी आज से डेढ़ दो दो तीन साल पहले। पहले तो हमने उस पर वीडियो भी बनाई थी, फिर सेबी में एक रूल भी आया था, बट वो रूल फेल हो गया। उसके बावजूद भी वो कंपनियां कुछ टाइम के लिए तो चली, फिर वापस से नीचे गिर गई, जैसे सुमित सिक्योरिटीज वाली जैसी कंपनियां है, राइट? तो अगर आप लोग सुमित सिक्योरिटीज का चार्ट देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे तो काफी अच्छे से ऊपर से आया है ये स्टॉक। ये इसको आप लोग देखो, इस वक्त वो रूल आया था सेबी वाला, तब ये 3300 के आसपास में गया था, फिर धीरे 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 करके वापस आ गया नीचे। सो इसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में ये हिंदुस्तान कंपोजिट अब मोस्ट प्रोबेबली एज पर माय थिंकिंग आ जाने वाला है। बट ये उनसे अलग होगा। उनसे अलग किस तरीके से होगा? बिकॉज वो जो दूसरी कंपनी है वो मोस्टली एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ, जैसे कॉन्ग्लोमरेट है, बड़ा कॉन्ग्लोमरेट टाटा इन्वेस्टमेंट्स, वो टाटा की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे बजाज वाला हिंदुस्तान स्कूटर है, पर बजाज इन्वेस्टमेंट वाले वो सिर्फ बजाज की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। इसी तरीके से अलग राणे होल्डिंग नाम से है, वो राणे की ग्रुप के अंदर में करता है। इसी तरीके से दूसरी होल्डिंग वाले हैं, वो दूसरी अपनी ग्रुप की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दिस फंड इज नॉट हैविंग एन पर्टिकुलर एजेंडा कि मेरे को इसी ग्रुप में करना है, ये डिवर्सिफाइड है। तो भी मार्केट को खुद को नहीं पता कि इसको वैल्यू किस तरीके से दें। बट ये क्या कर रहे हैं कि ये जो दूसरे फंड्स होते हैं ये डिविडेंड भी नहीं देते हैं मोस्टली केसेस के अंदर में। और ये जो कंपनी है ये डिविडेंड दे रही है आज के दिन 0.46% का। अगर ये फ्यूचर के अंदर में डिविडेंड की अमाउंट को बढ़ा देती है, लेट्स से इन केस, तो इसके अंदर में अच्छी वैल्यूएशन देखने को मिल सकती है। बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टर को क्या चाहिए कि भाई कैश फ्लो आना चाहिए, कि अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो अगर तुमने पैसे कमाए तो हमें भी दो भाई, बांटो हमारे साथ में। बट क्योंकि दूसरी इन्वेस्टमेंट ग्रुप की जो कंपनियां होती हैं वो अपने ग्रुप की इन्वेस्ट लेके बैठी हुई हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, ना डिविडेंड देने से मतलब है, ना कुछ और करने से मतलब है। तो वहां पे वैल्यूएशन कम है, बट यहाँ पे हो सकता है कि वैल्यूएशन मिल जाए इसको। तो दिस इज माई पर्टिकुलर व्यू ऑन दिस कंपनी। बाकी यूजुअली जो ये जो इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं उनके अंदर में 75% होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स की होती है, एज इसमें भी यही है, 75% प्रमोटर्स की है। सो अ फाइनल व्यू, अगर इस टाइप का, अगर जिस तरीके से एक बार कंपनियां चली थी 1.5 साल पहले, इस टाइप की कंपनियां बहुत भागी थी, बहुत भागी थी, तो अगर वैसा टाइम वापस आता है ये कंपनी भी भागेगी। दूसरी बात, अगर ये कंपनी डिविडेंड देना चालू कर देती है, थोड़ा बहुत ही दे, चाहे 1% 2% ही दे, जो कि अपना मतलब जितना कमा रही है उसका 20% दे देगी। जैसे साल के अंदर में इसने कमाया इस साल लगभग 31 करोड़ रुपए, इसका 20% दे दे, या फिर 30% दे दे, 10 करोड़ रुपया दे दे 30 करोड़ के अंदर में से, राइट? तो लगभग 1.5% के आसपास में होता है, तो भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड आ सकते हैं। अब फाइनली आपको जो भी डिसीजन बनाना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के डिसीजन बनाना है, वट एवर ही सेज। दिस वॉज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। अब आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना है एक चीज, कि जो मैंने जितना सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश की है
वो जितनी भी मैंने चीज़ें जो मेन समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आई। दूसरा आपको ये बताने मैं चाहूँगा कि आप बताएँ मुझे कि कौन-सी और चीज़ है जो हम लोग मिस करते हैं यूजुअली एनालिसिस के अंदर में, जो कि हमें ऐड करनी चाहिए? अगर हमको लगता है कि आपने जो सजेशन दोगे उसके बेसिस पे हमें लगता है कि हाँ, वो चीज़ ऐड होनी चाहिए ऑब्वियसली, तो हम उसको डेफिनिटली ऐड करने की कोशिश करेंगे। सो फाइनली सी यू टुमारो।